बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने मुल्क में दहशतगर्दों के नेटवर्क के खिलाफ एक अहम कामयाबी हासिल करने का ऐलान किया और भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को ईरान के सरहदी इलाके सावरान से बलूचिस्तान के इलाके मशाखेल में दाखिल होते हुए गिरफ्तार किया। भारतीय जासूस के कब्जे से पासपोर्ट, मुख्तलिफ दस्तावेजात, नक्शे और हसास आलात बरामद हुए। इब्तदाई तफ्तीश में भारतीय जासूस ने एतराफ़ किया कि वो इंडियन नेवी में हाजिर सर्विस कमांडर के रैंक का अफसर है और 2013 से खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में फ़िरका वाराना फसादात करवाने, बलूचिस्तान और कराची को पाकिस्तान से अलहदा कराना उसका अहम मिशन था। भारतीय जासूस चाबहार में मुस्लिम शनाख्त के साथ बतौर बिजनेसमैन 2003 से काम कर रहा था और 2004 में कराची भी आया, जबकि बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी की कई वारदातों में भी उसके नेटवर्क का हाथ था। 24 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने इब्तदाई तहकीकात के नताइज मीडिया के सामने रखे और 25 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने भारतीय सफीर को तलब करके रॉ के जासूस के गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होने और कराची और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वन होने पर बाज़ाब्ता एहतजाज किया और उसी रोज़ पाकिस्तान ने यूरोपियन यूनियन को भी कुलभूषण जाधव के मामले पर ब्रीफ किया। 29 मार्च 2016 को कुलभूषण जाधव के एतराफ़ी बयान की वीडियो जारी की गई। 8 अप्रैल 2016 को इब्तदाई FIR CTD क्वेटा में दर्ज की गई, जिसके बाद बाकायदा तहकीकात का आगाज किया गया। 2 मई 2016 से 22 मई 2016 तक भारतीय जासूस से तफ्तीश की गई, जबकि 12 जुलाई 2016 को GIT की तश्कील की गई। 22 जुलाई 2016 को कुलभूषण जाधव ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करवाया। 21 सितंबर 2016 को कुलभूषण जाधव के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में कार्रवाई का आगाज किया गया। 23 जनवरी 2017 को पाकिस्तान ने कुलभूषण केस में तहकीकात के लिए भारतीय हुकूमत से मुआवनत की दरखास्त की। 21 मार्च 2017 को पाकिस्तान ने भारत से तहकीकात में मुआवनत का मौक़िफ़ एक बार फिर दोहराया और ये वाज़ेह किया कि कुलभूषण जाधव तक कौंसलर रसाई के लिए मालूमात का तबादला ज़रूरी है। 10 अप्रैल 2017 को मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण जाधव के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस होने के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म दिया, जिसकी तौसीक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। 8 मई 2017 को भारत ने पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया और कुलभूषण जाधव केस में वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया। 18 मई 2017 को आलमी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान में कुलभूषण की सजाए मौत पर अदालत की जानिब से हतमी फैसला सुनाए जाने तक अमल दरामद रोक दिया। 22 जून 2017 को कुलभूषण जाधव का दूसरा एतराफ़ी बयान जारी किया गया, जिसमें उसने कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच रिपब्लिकन आर्मी के साथ मिलकर बलूचिस्तान में तकरीब कार सरगर्मियां करने का एतराफ़ किया और साथ ही सजाए मौत पर आर्मी चीफ से रहम की अपील भी की। 13 सितंबर 2017 को भारत ने आलमी अदालत इंसाफ में तहरीरी दरख्वास्त दायर की कि जिसमें कौंसलर तक रसाई ना देने की वजह से पाकिस्तान पर वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया। 10 नवंबर 2017 को पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पाकिस्तान में भारतीय जासूस की उसकी अहलिया से मुलाकात करवाने की पेशकश की। 13 दिसंबर 2017 को भारतीय दावे पर पाकिस्तान ने आलमी अदालत में अपना जवाब जमा करवाया, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जासूसी की कार्रवाइयों में वियना कन्वेंशन का इतलाक नहीं होता। 25 दिसंबर 2017 को दफ्तर खारजा में कुलभूषण यादव की उसकी वालदा और अहलिया के साथ मुलाकात करवाई गई। 6 जनवरी 2018 को भारतीय खबरों की एक वेबसाइट द क्विंट ने एक आर्टिकल शाया किया, जिसमें बताया गया कि कुलभूषण यादव रॉ का मुलाजिम था और पाकिस्तान में एजेंट्स के लिए इंसानी वसाइल को इस्तेमाल करने के नए सिरे से कोशिश कर रहा था। 2 फरवरी 2018 को भारत के एक और जरीदे फ्रंटलाइन ने एक आर्टिकल में इस बात का एतराफ़ किया कि कुलभूषण यादव
मुमकिना तौर पर नेवी अफसर था और भारत पाकिस्तान में खुफिया तौर पर जंग कर रहा है। 18 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के नतीजे में पाकिस्तान और भारत के माबैन होने वाली बाकायदा झड़प के बाद आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण के मुकदमे की समाअत का आगाज किया था, जिसमें भारत ने आला अदालत से इस्तदा की कि कुलभूषण के खिलाफ सजा को मुस्तरद किया जाए। आज आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण यादव का फैसला सुनाते हुए कुलभूषण की भारत वापसी, कैद से रिहाई और बरीयत की इस्तदा मुस्तरद करते हुए काउंसलर तक रसाई की इस्तदा मंजूर कर ली है। आलमी अदालत इंसाफ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान कुलभूषण की सजा पर नजरसानी करे। इस फैसले को भारत और पाकिस्तान दोनों ही में कामयाबी के तौर पर लिया जा रहा है, लेकिन दर हकीकत इसमें जीत पाकिस्तान के मुकदमे की ही है। काउंसलर तक रसाई तो पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यहां यह बात भी काबिल जिक्र है कि आईसीजे के फैसलों को नाफिज करवाने का कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है और ना ही आईसीजे के फैसलों में नजरसानी की ऑप्शन होती है। ये एक बैकग्राउंड डिटेल था जो आपके लिए ज़रूरी था कि कुलभूषण यादव का केस है क्या, इस हवाले से आपको बताना भी ज़रूरत था, हमारे व्यूअर्स के लिए जानना भी ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि इसकी इम्प्लिकेशंस क्या है आज के फैसले की, आईसीजे ने एग्जैक्टली इस फैसले के अंदर कहा क्या है, ये जानने के लिए हम चलेंगे बैरिस्टर राशिद असलम साहब की तरफ, जो कि इंटरनेशनल लॉ को भी समझते हैं, एक प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर है यूके में। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। और कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर हारिस साहब। आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान का भारत के साथ जो ताल्लुक़ रहा है और ख़ास तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक नए तर्ज की जंग शुरू की गई है और बलूचिस्तान का जो फैक्टर है उसके अंदर कितनी इसकी अहमियत है, बलूचिस्तान के अंदर कुलभूषण एग्जैक्टली कैसे ऑपरेट कर रहा था और किस तरह से सबोटाज कर रहा था पाकिस्तान की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को, इस हवाले से हम हारिस साहब से जानेंगे। मैं ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा बैरिस्टर साहब आपसे। फैसला आ गया, नेचुरली सेंटिमेंट्स हर एक के बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ऑपरेटिव पार्ट को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बैठे बहुत से लोगों ने यह दावा किया है कि शायद आईसीजे ने ये कह दिया है, एंडोर्स कर दिया है कि कुलभूषण यादव एक स्पाई है, एक जासूस था और वो एस्पियोनाज में इन्वॉल्व था। हमारे लिए तो, हमारे पास तो बड़ा तगड़ा एविडेंस है इस हवाले से, लेकिन क्या फैसले के अंदर भी ये लिखा गया है? जी बहुत शुक्रिया। मैंने नहीं देखा कि इस किस्म की बात आईसीजे ने की है। उनकी जो मेन उनका फोकस था वो इसी पे था कि काउंसलर एक्सेस जो मांगी गई थी इंडिया की तरफ से, जैसे 4 चीजें इंडिया ने मांगी थी। एक तो काउंसलर एक्सेस अंडर बीसीसीआर, दूसरा ये कि उसको रिव्यू और रिकंसीडर किया जाए, लेकिन उसमें भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पाकिस्तानी कोर्ट्स में वो इस पे एतबार नहीं करते कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरती हैं। और उसमें अगर आप देखें तो मिलिट्री कोर्ट्स पे उनके जो आर्गूमेंट्स थे वो सबसे तवील थे कि जी ये फैसला मिलिट्री कोर्ट से आया है, इसलिए इसकी एनलमेंट जो उन्होंने फाइल की थी कि इस फैसले को क्वैश किया जाए, ये जजमेंट खत्म की जाए। और चौथा उनका जो ये था कि जो उनको रिलीज किया जाए फौरी तौर पे। अब उसमें अगर आप इस फैसले का देखें तो इस फैसले में बेसिकली पाकिस्तान की फतह है। वो इस हवाले से है कि उस पूरे अरसे में जब वो आर्गूमेंट्स कर रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम को और पाकिस्तानी जो इदारे थे उनका जो सारा अदालती निज़ाम था, मिलिट्री कोर्ट्स का या पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम, उस पर एक सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश की, जिसको कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर रद्द किया है और पाकिस्तान के अपने हक में फैसला दिया इस हवाले से कि अगर कि आप रिव्यू और रिकंसिडर करें और पाकिस्तान की डोमेस्टिक कोर्ट्स उसको करें। अब उसमें डोमेस्टिक कोर्ट्स में एक तो उनकी मर्सी पिटीशन जो पेंडिंग है, जो अंडर पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 सेक्शन 133 जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास पेंडिंग है, उनकी मदर ने की हुई है, उसका अभी तक फैसला नहीं आया, उसको उन्होंने कंसीडर किया है। उसके अलावा हाई कोर्ट में उनके पास ये मौजूद है कि वो पिटीशन सबमिट कर सकते हैं। तो ये दोनों फोरम जो थे इसमें उन्होंने कहा कि रिव्यू या रिकंसीडर इस फैसले को करें। तीसरी बात यह है कि जिस तरह इंडिया का मीडिया प्रोपोगेट कर रहा है, जैसे आज मैं एक इंडियन मीडिया चैनल पे बैठा हुआ था तो वो कह रहे रीट्रायल का उन्होंने ऑर्डर दिया है। इसमें कहीं भी रीट्रायल का नहीं कहा। जब रिव्यू या रिकंसिडरेशन का होता है तो उसमें आपने कुछ कानूनी सुकम देखने होते हैं कि एविडेंस जो थी वो इतनी स्ट्रांग एनफ थी जिसकी बेस पे फैसला दिया जा सके, या उसमें कोई इस किस्म का कोई पेपर, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रह तो नहीं गई जिसको कंसीडर ना किया गया हो। और पॉइंट ऑफ लॉ पे नॉर्मली ये बातें होती हैं जब रिव्यू किया जाता है।
तो पॉइंट ऑफ फैक्ट्स तो इस पे ऑब्वियसली पहले से तय हो चुका है। तो इस हवाले से अगर देखें तो जो इंडिया है उसका केस जो है वो बहुत वीक रहा है। उनकी जो मेन फोकस था वो इसी पे था कि किसी तरह अनलमेंट हो जो मिलिट्री कोर्ट्स का डिसीजन है, सही। और उस पे वो बहुत ज्यादा फोकस थे। इसमें अगर पैराग्राफ 127 देखें तो उसमें ज्यादा उन्होंने पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम को तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, उन पे अपने एतमाद का इजहार किया है पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम पे, मिलिट्री कोर्ट्स पे, जो एक बहुत अच्छी बात है मैं समझता हूँ और हमारी बहुत बड़ी फतह है। ठीक, ब्रिगेडियर साहब आप ये फरमाइएगा, अब भारत के साथ जो एक ताल्लुक पाकिस्तान का है, या जो एक पूरी आप बखूबी वाकिफ़ हैं, हम सबसे ज़्यादा वाकिफ़ है, ये बताइए कि अब फेट क्या है कुलभूषण यादव का? कानूनी तौर पर तो चलिए ठीक है, रिव्यू का जिक्र है, रिकन्सिडरेशन का जिक्र है सज़ा के हवाले से, लेकिन आज के इस फैसले के बाद क्या फेट नज़र आता है आपको कुलभूषण यादव का? पाकिस्तान किसी स्टेज पर एग्जीक्यूट करना चाहेगा, या ये मामला आपको लगता है कि अभी चलेगा? पाकिस्तान के जो एविडेंस पाकिस्तान ने प्रेजेंट किया था वो तो कहीं पर भी कमज़ोर साबित नहीं हुआ, बल्कि उसको अगर कहा जाए हम अपने तरीके से उसे लें तो वो एंडोर्स ही हुआ है। उस एविडेंस के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया गया आईसीजे के अंदर। देखें मुनीब, अगर आप आईसीजे का डिसीजन देखें बड़ा क्लियर है, और पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो उन्होंने ऑलमोस्ट एक्नॉलेज किया है सवाए। और ये हम जब अभी 2 दिन पहले भी डिस्कस करे तो यही बात थी कि मैक्सिमम जो आईसीजे करेगा वो यही है कि इनको काउंसलर एक्सेस की बात करेंगे, जो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू था। अदरवाइज़ आप देखें कि जिस तरीके से ये पकड़ा गया, फिर आईसीजे ने ये कंफर्म किया कि ये इंडियन पासपोर्ट जो है जिस पे ये हुसैन मुबारक पटेल का नाम है, ये इंडियन पासपोर्ट है, ये भी उन्होंने सर्टिफाई किया। ये भी कहा कि ये इंडियन नेवल कमांडर है, स्पाई कर रहा था। स्पाई का उन्होंने बार बार जासूस का जिक्र किया, हालांकि जासूस के साथ उनको साथ लफ्ज़ ऐड करना चाहिए था कि ही इज़ अ टेररिस्ट। ठीक, इसने पाकिस्तान में नॉट ओनली के धमाके किए हैं, पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान का खून इसके हाथ में है। फिर ये ज़ाहिर है BLF, BLA और दूसरी बलोचिस्तान की तहरीकों को, ये कालादम को सपोर्ट करता था, नेटवर्क बहुत बड़ा बनाया हुआ था, बहुत नुकसान पाकिस्तान को किया है। उसके साथ फिर जो उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू था कि जिसको एक्सेस नहीं दी, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिफाइड था। और अगर आप तसद्दुक़ हुसैन की बात भी देखें, उन्होंने भी ये पॉइंट रेज किए हैं कि एक जासूस में और टेररिस्ट में बहुत फ़र्क है, जो मेरे ख्याल में जो आइडेंटिफाई वो नहीं कर सके। अदरवाइज़ इसके इन बिटवीन द लाइन पढ़ें तो ये आईसीजे ने क्लियर कर दिया, सर्टिफाइड कर दिया कि इंडियंस जो हैं ये टेररिस्ट स्टेट है। ये उन्होंने इस जासूस को भेजा था टेररिज्म के लिए पाकिस्तान में, और जिसको उन्होंने क्लियर बता दी चीज़ों को। अच्छा, तो ये बात है। ब्रिगेडियर साहब ये भी बताइएगा कि ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का हमारा आर्गुमेंट मेन यही रहा है कि इस तरह का एक रॉ ऑपरेटिव पाकिस्तान के अंदर आता है, सबवर्ट करता है एक्टिविटीज़ को, सैबोटाज के लिए आता है, इसको दुनिया के सामने उजागर करने के लिए, क्योंकि अभी तक ये एक बहस रही है कि शायद जितना पाकिस्तान को इस हवाले से प्ले अप करना चाहिए था हम नहीं कर सके। आईसीजे के फैसले के बाद, जिसके बाद आप भी फरमा रहे हैं, बैरिस्टर साहब ने भी कहा कि एविडेंस के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है, पाकिस्तान का मुकदमा उस हवाले से बड़ा मजबूत रहा है। क्या करना चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत को इस हवाले से? देखें, एक तो इसके बाद अब इसको कैश करने का ये तरीका है कि आपको डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव करें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं, आई एम श्योर कि वहाँ पर इस पॉइंट को वो उठाएंगे भी। पाकिस्तान के जो मसाइल दरपेश इंडिया ने किए हुए हैं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे बात करें, चाहे वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करें, एयर स्पेस वायलेशन करें, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत अगर देखें, बलूचिस्तान में जिस तरह NDS और रॉ का एक नेक्सस है वो आप देखें, तो ये सारी चीज़ों से जाके क्लियर होता है कि अगर जब इसके फैसले की कॉपी मिलेंगी तो ये अब हमारी हम एम्बेसी जो यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, मुस्लिम ब्लॉक के अंदर हर जगह पे जाके बताना चाहिए, उनको पॉइंट आउट करना चाहिए कि नाउ वी स्टैंड करेक्टेड, कि ये कंफर्म हो गया कि इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म करता है एंड वी आर द मोस्ट विक्टिम ऑफ टेररिज्म। ये बताने की ज़रूरत है। और इंडिया ने कैसे हमें अभी भी CPEC की वजह से इंगेज किया हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2 फ्रंट के ऊपर, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर किया हुआ है, और पाकिस्तान ये बताएगा कि हमने किस तरीके से डिस्पाइट ऑल इंडियन एफर्ट हमने मुल्क से टेररिज्म को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया है। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ आर प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स एंड ऑल्सो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिल के रिसोर्सेज उन्होंने दिए, वो भी सारा हमें बताने की ज़रूरत है। डिस्पाइट द फैक्ट कि 51 कंट्रीज़ जो हैं कोलेशन फोर्सेस की, अफगानिस्तान में वो नहीं कर सके जो हमने ही करके दिखा दिया। वहाँ पर अभी भी हाफ ऑफ
अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो तालिबान का कब्जा है। तो ये पाकिस्तान इस वक्त बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, वो बड़े हैप्पी नोट के ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद BLA को भी उन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, ये भी एक हमारी विन विन सिचुएशन है। फिर हमने हाफिज सईद को भी डिटेन कर लिया पकड़ के, ये भी मैसेज क्लियर जाता है। तो इस लिहाज से काफ़ी चीज़ें हमें हैं जो हम इस विजिट को कैश करके बहुत अच्छे इसके नताइज हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी अमेरिकन के साथ वो भी क्लियर हो जाएगी। ठीक। बैरिस्टर साहब, ये इस बात की अहमियत अपनी जगह है। तो ये ज़रा बताइएगा कि अब फैसला आ गया, लेकिन कुछ अभी आप खुद कह रहे थे कि कुछ देर पहले आप इंडियन मीडिया को भी देख रहे थे या शायद पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहाँ पर उन लोगों को शायद ये लग रहा है कि रीट्रायल होगा। इफेक्टिवली होगा क्या? अब एक आपने बताया एक मर्सी पिटिशन है जो कि आर्मी चीफ के सामने है, रिव्यू या वो जा सकते हैं 199 के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। कानूनी ऑप्शंस इस हवाले से, जहां पर इतना सीरियस चार्ज है, एस्पियोनाज का है और ऑलरेडी डेथ सेंटेंस अवार्ड की गई है मिलिट्री कोर्ट की तरफ से, कानूनी ऑप्शंस क्या हैं? कानूनी तौर पर कितनी गुंजाइश है कुलभूषण जाधव के लिए हमारे कानून की निज़ाम के अंदर? जी, सबसे पहले तो जो आईसीजे है उसकी जुरिस्डिक्शन वो मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजरी है। उन्होंने एडवाइस कर दिया है कि इनको एक्सेस दे दें या रिव्यू कर दें, उसमें वो इन्फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप कानून देखें उसके मुताबिक जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर का आर्टिकल 94 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जी किसी भी तरह आईसीजे अपना फैसला इन्फोर्स नहीं कर सकता। अब अगर हम उनको एक्सेस नहीं देते या हम रिव्यू नहीं करते तो उस सूरत हाल में इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकता है, लेकिन वो बहुत लंबा अरसा लगेगा ये सारा उनको तय करने में। लेकिन फिर भी कोई पुश करना हमें बड़ा मुश्किल होगा इंडिया के लिए किसी भी फोरम पे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमने पार्शली तो एक्सेस दी हुई है, जैसे उनकी मदर आई, उनके साथ उनके कॉन्सुलेट का एक ऑफिसर आया, कि जब आप कॉन्सुलेट एक्सेस देते हैं तो उसमें ऑब्वियसली कॉन्सुलेट का एक ऑफिसर आता है जो आगे आपको राइट्स बताता है। तो उसमें पार्शल एक्सेस तो हमने दे दी थी। हमारा सिर्फ ये था कि हमने 13 टाइम्स इंडिया को लिखा कि हमें लीगल म्यूचुअल असिस्टेंस स्कीम के तहत हमें हेल्प करें कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आपका ये बंदा, ये स्पाई पकड़ा गया है जो आपके पे रोल पे था, जिसको 92,000 की रकम इंडियन रुपीस में मुसलसल आ रही थी। आप ये कह रहे हैं कि रिटायर्ड पर्सन था, ये रिटायर्ड नहीं था। तो हम इसने हमको ये 5-6 नाम दिए, हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, उसमें हेल्प करें। ठीक। पाकिस्तान ने कभी भी कॉन्सुलर एक्सेस डिनाई नहीं की थी, पाकिस्तान बल्कि हेल्प मांगता रहा, 13 टाइम्स मांगी और इंडिया की तरफ से उसको प्रॉपरली एंटरटेन नहीं किया गया। अब इंडिया ने ये किया कि उन्होंने बजाय इसके कि वो हमारा जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है जो इंडिया के साथ है 2008 का, उसमें अगर उसके अंडर ये जाते जिसके मुताबिक अगर इंडिया और पाकिस्तान के माबैन कोई इस किस्म का नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है जिसमें स्पाइंग भी इन्वॉल्व है, तो ये दोनों स्टेट्स आपस में बैठ के तय करेंगी, ये आईसीजे में नहीं जाएंगी। ठीक। अच्छा, अब इंडिया को ये पता था बहुत हद तक कि वो बहुत सारी जगह पे गलत है, उन्होंने उसको बाईपास किया, वो आईसीजे में चले गए। ठीक हो गया। अच्छा, ये जरा ये बताइएगा, क्योंकि आज ये भी थोड़ा सा भाम पाया जा रहा था लोगों के अंदर कि काउंसलर एक्सेस की जब बात है, जब हमें आईसीजे ने कहा है कि आप काउंसलर एक्सेस दें, आपने भी कहा हमारे लिए मसला नहीं था, पार्शली दी हुई थी, बट अब जबकि आईसीजे की तरफ से कहा गया है तो चले बाइंडिंग नहीं भी है इवन मॉरली, आपको लगता है कि उस काउंसलर एक्सेस के अंदर इफेक्टिवली ये मतलब है कि आप उन्हें लीगल रिप्रेजेंटेशन की ऑप्शन भी देंगे, वो लीगल रिप्रेजेंटेशन अपनी करवा सकेंगे? कुलभूषण यादव के पास ये अब ऑप्शन होगी काउंसलर एक्सेस की मद में? देखिए, लीगल उसमें सबसे पहले काउंसलर एक्सेस मैं नहीं समझता ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगी। अगर ऑब्वियसली काउंसलर एक्सेस मांगते हैं तो हमें दे देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का एतमाद आईसीजे ने हमारे इदारों पे किया है, हमारे जुडिशल सिस्टम पे किया है या बाकी चीजों पे किया है, तो हमें पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए। बल्कि मैं इससे पहले जब प्रोविजनल मेयर्स का ऑर्डर आया तब भी मेरा ये कहना था कि हमें काउंसलर एक्सेस दे देनी चाहिए। अब उसमें ऑब्वियसली उनके लीगल राइट्स जो भी हैं, जैसे यादेव के, वो हमारा फर्ज बनता है उनको बताएं कि आपके ये लीगल राइट्स हैं, आपकी रिव्यू पिटीशन जो है वो पेंडिंग है, मर्सी पिटीशन, उसके अलावा आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं अंडर सेक्शन 199। ये सारे जो लीगल ऑप्शंस हैं वो हमें बताने चाहिए। बाकी उनका अगर कोई ऑफिसर आके ये बताना चाहता है तो बिल्कुल बताए, क्योंकि उनके जो लीगल राइट्स हैं वो सिक्योर हैं। और पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस किस्म की कोई चीज होती तो आईसीजे उसको एलैबोरेट ना करता। जिस तरह का अगर आप पूरे केस में देखें कि इंडिया ने अपना फोकस किया हुआ था कि किसी तरह जुडिशल सिस्टम या मिलिट्री कोर्ट्स है उसके बारे में कोई इस किस्म का एतराज
खड़ा किया जाए कि आपकी जजमेंट क्रैश हो जाए, जो नहीं हुई, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक। तो अब हमें चाहिए कि एक मॉरली, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का किरदार अदा करते हुए अगर एक्सेस बनती है तो हमें देनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। ठीक। ब्रिगेडियर साहब, ये यहाँ पर अहम बात ये है कि अब तक जब से कुलभूषण यादव पाकिस्तान की तहवील में है, हमने 2 कन्फेशनल स्टेटमेंट्स देखे जो कि नशर भी किए गए। अब आईसीजे से फैसला आ गया, भारत ने जो करना था वो अपनी तरफ से उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके लिए जो टेक होम है वो बड़ा कम है, पाकिस्तान के लिए बड़ा मेजर है। अब क्या पाकिस्तान को फर्दर भी दुनिया के सामने लाना चाहिए, या आपको लगता है जो हम बता चुके हैं, जितनी कन्फेशनल स्टेटमेंट आनी थी वो काफ़ी है, या मजीद बताने की ज़रूरत है कि ये शख्स और क्या क्या कर रहा था पाकिस्तान में? आई थिंक इस पीरियड में मुनीब जितना अर्सा गुजर गया है, इसके अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने, आई एम श्योर दे मस्ट हैव गॉट लॉट ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जितना इनका नेटवर्क पकड़ा हुआ है, उन्होंने बहुत एविडेंस दिए हैं। इसके खिलाफ 2 FIR और कटी हुई हैं और बहुत सा मवाद मिल चुका हुआ है और डिपोजिट बहुत बड़ा बन गया होगा। वी मस्ट शेयर विद आर फ्रेंडली कंट्री, चाहे अमेरिकन हैं, यूरोपियन यूनियन है, मुस्लिम ममालिक हैं, ख़ास तौर पे हमारे रीजन में चाइना, रशिया, ईरान और ये हमारे जो मुल्क हैं, सबको बताना चाहिए कि व्हाट ऑल इंडिया इज़ डूइंग। और उसके बाद ये 2 न्यूक्लियर स्टेट हैं, जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान प्रॉब्लम्स कर रहा है, इसके फॉलोअप जो हैं वो किस किस जगह पर जाएंगे। अगर हम ये चाइना और रशिया जो कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों के पास वीटो पावर है, उनको बिकॉज दे आर मोस्ट अफेक्टेड विद ऑल थिंग, तो उनको हमें बड़े अच्छे तरीके से बताना चाहिए। और साथ ही साथ कश्मीर की कमेटी जो हमें वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए, ताकि वो भी जाके पूरा पाकिस्तान नुक्ता नज़र बताएं। ये तो एक वन साइड है। सेकंड ये कि कौंसिल एक्सेस में देखें, ये केस अब पाकिस्तान की अदालत में चलेगा। अगर वो रिव्यू, अगर कौंसिल एक्सेस में वकील लेते हैं, हालांकि आई थिंक 40 डेज अपील का टाइम होता है, गुजर गया है। आई डोंट नो कि इसकी लीगल इम्प्लीकेशन क्या है, बैरिस्टर साहब जानते होंगे। तो हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ भी सारी एक्शनेबल एविडेंस है, हर चीज़ मौजूद है। पाकिस्तान ने इंडिया से मांगी रेल इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, बिकॉज दे हैव नथिंग। और ICG के स्टांस से पाकिस्तान के पास अब बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। अगर हम इसको एक स्टेप आगे ले जाते हैं तो हम और अच्छे तरीके से, इंडिया विल हैव नो रीजन टू से कि जी वो मिलिट्री कोर्ट में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया, क्योंकि और हालांकि वो भी बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन की है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, बिल्कुल इस चीज़ को सजा मिली और ये पाकिस्तान में बहुत लोगों को मिलती है। तो इस लिहाज से हमें ये करना चाहिए। हमने पूरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इंडिया के साथ की हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जब ओथ लिया उस वक्त उनको इनवाइट किया, फिर जब एयर स्पेस वायलेशंस की, जहाज़ गिराया, उनका पायलट छोड़ दिया, फिर हमने वायलेशन उनको रिक्वेस्ट की, हर जगह हमने उनको ऐसे मौके दिए हैं कि वो पाकिस्तान से मुज़ाकरात करें, बट दे डोंट डू। आई थिंक नाउ इज़ द टाइम कि पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग केस लेके दुनिया को बताना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग विकेट पर है और इंडिया आई थिंक इज़ ऑन द वीकेस्ट विकेट। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर हारिस साहब आपका, ब्रिगेडियर हारिस साहब आपका, बैरिस्टर राशिद साहब आपका। आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट के अंदर हमने इस हवाले से बात की, ICJ की तरफ से यकीनी तौर पर एक बड़ा फैसला था। टेक होम, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, पाकिस्तान के लिए ज़्यादा है, पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव किया है। और जिस तरह बैरिस्टर राशिद साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के इदारों के ऊपर एतमाद किया गया है, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर एतमाद किया गया है ICJ की तरफ से। और इस सेगमेंट के अख्ताम से पहले मैं ये क्यों ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने, जिन इंटेलिजेंस एजेंसी के उन लोगों ने, फ़ौज के उन लोगों ने जिन्होंने इस कामयाब ऑपरेशन के ज़रिए कुलभूषण यादव को पकड़ा, उनका नाम भी सामने आने चाहिए, क्योंकि कौम को उनको भी खिराज तहसीन ज़रूर पेश करना चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान की सियासत कभी थमती नहीं, बहुत कुछ हो रहा है आज के दिन में भी। ब्रेक का उससे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। बेशक ICJ का आज एक अहम फैसला आया भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के बारे में। उस हवाले से हमने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में डिस्कशन की, आपको उसका जो लीगल पर्सपेक्टिव था उस हवाले से भी बताया, उसका असरात क्या हो सकते हैं उस हवाले से भी बताया। लेकिन जाहिर बात है, जहाँ पर ये तमाम बातें होती हैं, हमारे मुल्क की सियासत भी रवां दवां है। और आजकल जो मौजूद बहस है वो एक ही है, वो यही है कि हुकूमत कहती है कि हमने छोड़ना नहीं जिन्होंने मुल्क लूटा है, और अपोजिशन ये कह रही है कि ये सब कुछ इंतकामी कार्रवाई है। ये सुनने में तो आपके लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन जो अब हो रहा है उससे बहुत से सवाल जन्म लेते हैं कि अगर जो कुछ हो रहा है और जो नैब कर रहा है, क्या वो सिरे से गैर कानूनी है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि नैब बगैर किसी
एविडेंस के, बगैर कुछ किसी शवाहिद के ये सब कुछ कर दे। अब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उनकी प्रॉपर्टीज़ की जब्तगी के हवाले से, मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स की जब्तगी के हवाले से नैब ने ख़त लिख दिया है मुतल्लिका इदारों को। इसकी बहुत अहमियत है, मैं इस पर बात करूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपका। उमर चीमा साहब, आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जब भी मैं चीमा साहब को बुलाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि ये असली पीटीआई को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब ये बात पता नहीं इन्हें कितनी अच्छी लगती है, लेकिन दिल ही दिल में तो आई एम श्योर अच्छी लगती होगी। और कभी हम इनसे पूछेंगे कि आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि जब मैं आपको ये कॉम्प्लीमेंट देता हूँ तो कैसा लगता है आपको। ज़रा इस पर भी बात किसी दिन हम करेंगे, लेकिन ज़रा मैं पहले मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से पूछ लूँ। मियाँ साहब, हालात पतले हैं आपकी क़यादत के, ये असासे भी जब्त हो रहे हैं, वो दे मियाँ साहब पैसे जान छुड़ाए फ़ारग हों। वो इमरान खान साहब कहते हैं भाई एनआरओ नहीं मिलेगा, प्ली बार्गेन हो सकती है, पैसे दे जान छुड़ाएं। अच्छा, बात यह है कि ये तो बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जान साड़ी को नहीं छुटनी। ये तो 4 साल से हम देख रहे हैं और 4 साल से अच्छा। आप ये देखें, जब से पनामा ऑफशोर कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ, आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के ये कह दें कि नवाज शरीफ की, मेरा दिल कमजोर है इस मामले में चले मैं रख के कह देता हूँ। मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ की पहली दफ़ा जब हुकूमत ख़त्म हुई उस वक्त कोई पनामा, कोई ऑफशोर कंपनी का जिक्र नहीं था। दूसरी दफ़ा ख़त्म हुई उस वक्त उसने एटमी धमाका कर दिया हुआ था, ख़त्म होगी। तीसरी दफ़ा जब आए तो 2014 में जब धरना दिया गया था, मुझे ये बताएं कि ऑफशोर कंपनी का पनामा का जिक्र था। अब आप आज जो आपने सवाल किया है कि 4 साल क्यों, इसलिए कि भाई आप देखें कि पनामा में कितने लोगों का नाम था, एक ही बंदा पकड़ा गया जिसका जिक्र तक नहीं था सारे अफसाने में, वो जेल भुगत रहा है, और जिसका ऑफशोर कंपनी में जिक्र था वो प्राइम मिनिस्टर है। अब आप मुझे ये बताएं कि आप एक इल्जाम लगता है, कोई लगाता है, अदालत से फारिग होके ना, क्लियर होके प्राइम मिनिस्टर नहीं, एक अभी नहीं हुए वैसे फारिग, नैब का केस उन पे है। हाँ, मगर हेलीकॉप्टर हाँ, मगर आप ये देखें कि बाकी लोगों पे इल्ज़ाम लगता है तो उनके जो असासे हैं वो मुजमिद करने का ऐलान कर दिया जाता है। कैसे? अगर तो आप ये कहते हैं कि सलमान शहबाज, अगर तो आप कहते हैं कि उनके दामाद, अगर तो आप कहते हैं कि दीगर उनके लोग जो हैं वो बाहर हैं इसलिए हम उनके एहसासे मुजमिद कर रहे हैं, तो परवेज़ मुशर्रफ भी आप फिर ज़हन में आपके रहें। अच्छा। आप अगर ये बात करते हैं तो फिर आपके जहन में ये चीज़ रहनी चाहिए कि क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं, मगर हो ये रहा है कि इंसाफ तो है वो सुस्त रवि से चल रहा, बट इंतकाम बड़ी तेजी से चल रहा है। मियां साहब कथा कलामी, जो ये शहबाज शरीफ साहब का मामला है या सुलेमान शहबाज साहब का, हमजा साहब का, इवन ये सारे जो मामलात हैं ये अब बकौल हुकूमत के, नैब के, तहकीकाती इदारों के, ये मामला जुड़ा हुआ है रिवर्स रेमिटेंसेस से, टीटी से, एलिजिडली मनी लॉन्ड्रिंग से, तो ये तमाम चीज़ें उससे मुंसलिक हैं। तो वो असासों की जब्तगी के लिए लिख रहे हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ इमरान खान साहब की बात आप मानने के लिए सोच रहे हैं? मैं गुजारिश आपकी क़यादत सोच रही है, खिदमत में गुजारिश इतनी सिर्फ करना चाहता हूँ कि मुझे ये बताए कि नैब और इमरान खान कोई अलग चीज़ें हैं? अलग है ना, कमाल है यार, इदारा है। नहीं, वो आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी कह दें, आप ताकतवर लोग हैं। मैं कमजोर आदमी तो ये कह रहा हूं कि एक ही चीज के नाम आप यहां तक देख लें। कमजोर आदमी को ये कह देना कि वो ताकतवर है, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए ये जसारत कर रहा हूं। अच्छा, कि आप ये देखें कि नैब का कोई इशू आए, कोई उसकी वीडियो आए, उसके चेयरमैन के हवाले से कोई बात आए तो हुकूमत मैदान में उतर आती है उसकी सफाई के लिए। आप ये देखें जज अरशद मलिक की वीडियो सामने आई, जो हुकूमत वक्त है वो आ गई सामने मैदान में। आशिक अवान साहब आई थी, हुकूमत पीछे चली गई। ना, आप ये देखें कि एक दिन फरदौस आशिक अवान आई, दूसरे दिन वो वापस चली गई, तीसरे दिन प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया कि हमें इस पंगे में आने की ज़रूरत नहीं है, तीसरे दिन फिर तमाम लौ लश्कर के साथ वज़रा जो हैं वो आ गए। उन्होंने कहा जनाब ये आप ज्यादती कर रहे हैं, अब मैं ये प्ली बार्गेन नहीं करनी। भाई बात ये है कि हम तो कह रहे हैं कि हम पर इल्जाम कुछ साबित तो करो। अच्छा चले, अच्छा मैं जरा मियाँ साहब के अपना चीमा साहब के पास चलता हूँ। चीमा साहब, यहाँ सवाल ये है, वो कहते हैं जी सजा भी दे दे, सब कुछ कर दे, वो कहते हैं इल्जामात साबित करें फिर हमारे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करें। और वो जो पुराना आर्गूमेंट है वो तो अपनी जगह मौजूद है कि नैब जो कर रहा है वो प्राइम मिनिस्टर की
और इस हुकूमत के इमा पर कर रहा है। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इस पे आप? शुक्रिया मुनीम। देखें, आप जानते हैं जैसा भी ये चौधरी साहब ने जिक्र किया पनामा का, तो पनामा के अंदर जो लंदन फ्लैट्स का जो 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 केस सामने आया, हम तो पिछले 20 साल से कह रहे थे कि ये लंदन के फ्लैट्स इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके चोरी करके वहाँ पे बनाए, लेकिन इन्होंने हमेशा उसको डिनाई किया। और फिर आपने देखा इवन मियाँ नवाज शरीफ की बेटी ने मरीम सफ्तर ने टीवी पे आके कहा कि जी मेरी तो लंदन और पाकिस्तान में भी नहीं है जायदादें, फिर वो भी निकल आई। फिर नवाज शरीफ ने खुद कौम से 3 दफ़ा खिताब में कहा कि बिल्कुल मैं प्रूफ दूंगा, मनी ट्रेल दूंगा, असेंबली के फ्लोर पे कहा, कोर्ट में कहा, लेकिन आज तक जो है ना मनी ट्रेल आया ना सबूत है। बात ये कि ये जो बात करें इंतकामी कार्रवाई की, आप मुझे एक बात बताएं, ये जितने ये नैब के केसेस हैं ये इनके अपने दौर के शुरू किए हुए केसेस हैं। और दूसरी ये बात, इंतकामी की कार्रवाई की जहाँ तक बात करते हैं, मुझे तो कम अज़ कम कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इससे पहले कोई ऐसी हुकूमत ही नजर आई कि जिसके अपने सिटिंग मिनिस्टर जो हैं उनके खिलाफ अगर केसेस हैं तो उनसे इस्तीफे भी लिए गए, जेल में भी डाला गया और वो इंक्वायरीज भी भुगत रहे हैं। सो ये जबकि पाकिस्तान में हमेशा ये होता है कि अगर किसी के खिलाफ कोई केस है ऐसा तो वो कोशिश करता था हुकूमती जमात में जाए ताकि वहाँ पे उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, और तहफ़्फ़ुज़ मिलता भी रहा। इस दफ़ा कम अज़ कम ये आपने खुद भी जिक्र किया कि ये खास तौर पे इन पर्टिकुलर केस जिसके अंदर नैब ने इनके एहसासे मुंजमद किए हैं, ये बार बार इनसे ये सवाल किया जा रहा था कि जनाब आप तो कहते थे कि मेरी एक ढेले की भी अगर करप्शन निकल आई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तो ये आप ही नहीं बल्कि पूरा टब्बर जो है वो इस करप्शन में इन्वॉल्व है। $26 मिलियन जो टीटीज के जरिए मंगवाए गए, वो आपके सामने मुश्ताक सीनी का जो बयान है, बाकी जो फैसिलिटेटर्स थे, लेकिन इनकी तरफ से कोई जो है वो जवाब आज तक नहीं आया, शहबाज शरीफ या हमजा भी नहीं दे सके। अच्छा, इनका जो आर्गुमेंट है वो ये है कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है, वो कहते हैं कि साबित नहीं हुआ, ये इल्जामात है। मैं बताता हूँ ना, नहीं मैं आपको इनका तो कभी भी प्रूफ नहीं हो सकते। उसकी वजह है कि हम जब कहते थे, जब आप टीवी पे आके मीडिया पे लेके आए सबूत, इन्होंने कहा जी अदालतें या अदालतों में लेके जाएं, अदालतों में ले गए। अदालतों ने जब इनके खिलाफ फैसला दे दिया तो कहते हैं कि जी ये कौन से सवाल आते हैं, ये तो अल्लाह मियाँ ने पूछने थे मरने के बाद कि पैसा कहाँ से कमाया और कहाँ छुपाया और कहाँ लगाया। सो ये इनसे यू कांट मैच देम, क्योंकि ये कहते हैं मैं ना मानूं वाली पॉलिसी है। अब आपके सामने अभी जो वो डेली मेल वाला आया, कितने 4 दिन से भड़के मार रहे हैं कि हम जनाब जा रहे हैं हत्या का दावा करने। ओ भाई, अगर हत्या का दावा करना है तो रेमंड बेकर से स्टार्ट हो, बीबीसी पे करो, मौजूद है वहां पर, अभी सोच रही है कि किस तरीके से करना है, वो कर लेना है उन्होंने, वो तो गए हुए वो सोचती रहेगी। वो सिर्फ वो इनका ये ख्याल था कि जिस तरह आज ये कुलभूषण वाला केस है, क्योंकि हमारा मीडिया आपको पता है एक खबर नहीं आ जाती तो पिछला जो बिल्कुल बैकड्रॉप में चला जाता है। पिछले साल भी इन्होंने यही वारदात की है। इन्होंने जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ वो आया पेंट हाउस पायरेट्स वाला न्यूज, तो इन्होंने कहा जी हम जा रहे हैं, बिल्कुल हाँ, इनके नवाज शरीफ के बेटों ने भी कहा कि जी हम जो है सूट फाइल करेंगे, लेकिन वो 1.5 साल हो गए आज तक तो नहीं हुआ। वैसे ये बड़ी दिलचस्प बात है देख रही है साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अदालतें जो है ये वैसे बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो कोई भी क़यादत है, आपने ठीक कहा, वो पेंट हाउस पायरेट्स की जो वाकई स्टोरी थी डेली मेल की, उसको भी सू नहीं। इसी तरह डेली मेल ने 2018 में इमरान खान साहब की जो साबिका अहलियाँ हैं उनके हवाले से एक खबर शाया की, उसको चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने नहीं किया। रेहाम खान ने वहाँ पर बुक लॉन्च कर दी, लिख दी, सब कुछ कर दिया इंग्लैंड में बैठ के, उसको भी किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो ये शायद पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, कोई उसे चैलेंज नहीं करता। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल में मुनीम मैं आपसे एग्री इसलिए से नहीं करूंगा क्योंकि देखें ये एक बहुत बड़ी सीरियस एलिगेशन है फाइनेंशियल करप्शन की, जिसके अंदर एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर इल्जामात लगते हैं, एक शख्स जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, और वो फॉरेन एड के अंदर अगर खुद बुद करता है, ज़लज़ला ज़दगान के या गरीब औरतों के लिए जो पैसा आया उसमें खुद बुद के ये इल्जामात हैं। ये बड़े सीरियस एलिगेशन है, इससे बल्कि पूरे मुल्क की साख जो है वो मुतासर होने के, इसलिए हम लोग जो है समझते हैं। वरना आपके सामने जिस तरह कई टाइपलॉट्स हैं जो लोगों के पर्सनल जात के ऊपर कीचड़ भी उछालते रहते हैं, अब हर किसी को तो आप जाके वो नहीं परसू करते, लेकिन जब जाकर फाइनेंशियल करप्शन के अंदर जो है उसको उनकी जात पे कोई हमला करे तो उसको तो टेक ऑन करना चाहिए। मैं एज अ कॉमन पाकिस्तानी ये कह रहा हूं कि आज वो हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये कि ये भी देखना पड़ता है कि वो किस नौइयत के और कौन बात कर रहा है, ये भी डेफिनेटली इस चीज को भी देखना मद्देनजर रखा जाता है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली अगर कोई सीरियस, अगर वाकई कोई चीज ऐसी हो जवाब देने वाली, तो हम देते हैं। आपके सामने इमरान खान साहब ने बोथम के खिलाफ केस नहीं किया,
लंदन में जाके लड़े, उन कोर्ट्स में जाके लड़े जाके और केस जीता। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ जो वो किताब में मैं इसलिए कह रहा हूं उसमें फाइनेंशियल मामलात का भी जिक्र है, उसके अंदर आपकी पार्टी के फाइनेंशियल मामलात का जिक्र है, तो कम से कम वो तो जाती जिंदगी नहीं है, वो सियासी जिंदगी है, फाइनेंसेस इन्वॉल्व है। अगर वो झूठ है तो उसको टेक ऑन करना चाहिए। हवाले से पार्टी के फाइनेंशियल मामला के हवाले से जो सीरियस जो इलेक्शन कमीशन जो प्रोसीडिंग्स कर रहा है उसके अंदर हम जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हम बायत पार्टी हमने ही बल्कि ये कल्चर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कि बाकायदा ट्रांसपेरेंट ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं वो पार्टीज को भी मेंटेन करने चाहिए। और इसी वजह से अब इनसे पूछ के इन दूसरी जमातों से जो 40 साल से इस मुल्क में हुकूमत करते आए, वैसे उन्होंने आज तक कभी अपने मियां साहब से पूछ लूं कुछ जो पीटीआई के वजह से हो रहा है। उमर भाई मैं मियां साहब से पूछूं, लेकिन एक दिलचस्प बात है कि वो जो आपने अभी इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया, वो जो अकबर एस बाबर साहब का मामला है, तकरीबन ऑलमोस्ट 3.5-4 साल हो गए हैं। मैं क्योंकि एक कानून का अदना सा तालिब इल्म हूँ, उसको जो पूरी केस शीट है, ऑर्डर शीट है, उसको मैंने बड़ा बगौर पढ़ा है। उसके अंदर जितनी भी डायलेटरी टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई हैं, जितनी दफ़ा अदालत की या इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन चैलेंज की गई है, वो आपकी तरफ से की गई है। डिले जो आया है वो भी आपकी तरफ से ही आया है। कभी वकील बदल रहा है, कभी हमने ये नहीं करना, कभी हमें आपकी जुरिस्डिक्शन चैलेंज करनी है, क्योंकि जो आपका नारा था कि जब कुछ गलत नहीं है तो फिर छुपाना कैसा, दें अपने अकाउंट्स। अब तक खत्म हुआ होता, अकबर एस बाबर साहब भी आराम से बैठ गए होते, सारी दुनिया उस पर बात नहीं कर रही होती। हम बिल्कुल देखें, हम बिल्कुल ना भाग रहे हैं ना कुछ छुपा रहे हैं, बिल्कुल हमारे वकला उसको जो है परसू कर रहे हैं। और आपको भी पता है बाज़ औक़ात होता है कि वकला जब आप हायर करते हैं कोई उसकी मसरूफ की वजह से, चले ठीक हो गया, चले ठीक है। मैं वैसे सर उसे भागे नहीं, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। कायदा हमने अपने ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं वो जमा करवाए। अच्छा, अच्छी बात है सर। आई एम श्योर आप फुर्सत में कभी रिसेंटली ऑर्डर शीट जरूर पढ़िएगा इलेक्शन कमीशन की। जरा मैं वैसे चीमा साहब अपना मियाँ साहब आपके पास आता हूँ। माज़अल्लाह उन्होंने कह दिया कि जो अल्लाह मियाँ, आपने तो ये समझा था सवाल अल्लाह मियाँ ने पूछ रहे हैं, वो दुनिया में क्यों पूछ लिए हैं? आप लोगों का ये माइंड सेट है, वो कहते हैं सवाल क्यों पूछ लिया साढ़े को। लेकिन इनके ज़हन में ये है कि मरने के बाद भी अल्लाह मियाँ ने भी इनसे नहीं पूछना, ये झूठ इस तरह बोलते। अब ये देखें मेरे भाई उमर चीमा साहब जो कह रहे हैं बात, आपने जो कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया है उसमें आप ये देख लें कि आप तो फरमा रहे हैं ना कि अकबर एस बाबर के हवाले से, तो मैं तो इमरान खान साहब की ये बात कर लेता हूँ कि जो उन्होंने झूठ बोला है शहबाज शरीफ के हवाले से, उन्होंने 1 साल से ज़्यादा हो गया है 3 दावे किए हुए हैं। और मसूफ इमरान खान साहब इन पाकिस्तान की अदालतों में 10 अरब वाले 10 अरब की पेशकश जी बिल्कुल। और पीने का साफ पानी के हवाले से भी उमर साहब उसके ऊपर 1 सेकंड उमर साहब मेरे मुनासिब नहीं है, मैंने आपकी बात बड़े हौसले से सुनी है। मैं गुजारिश आपकी खिदमत में ये करना चाहता हूँ कि आप क्या अदालतों को, पाकिस्तान की अदालतों को इतनी अहमियत नहीं देते, यूके की अदालतों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, उन पर आपको ज़्यादा भरोसा है, पाकिस्तान की अदालतों पर इतना भरोसा नहीं होगा जो आप पाकिस्तान की अदालतों में पेश नहीं हो रहे। मैं दूसरी बात करता हूँ, आपने ये यहीं से इसी सुप्रीम कोर्ट से लेकिन फिर ये भी दावे इसी अदालतों में, पाकिस्तान की अदालतों में हमने किए हुए हैं ना। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आप फरमाते हैं कि PTI के लोगों ने अपने जो थे लोग उनको पकड़ा। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि आपने तो अपने इर्द गिर्द इकट्ठे ही वो किए जो नैबज़दा थे, जिन पर बड़े बड़े चार्जेस थे, वो आपके ओहदेदार भी हैं, वो कैबिनेट के लोग भी हैं, खुद इमरान खान साहब उनमें शामिल है। और मुझे ये बताए कोई कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा अदारा है जो पाकिस्तान में इमरान खान का एहतसाब या उन पर जो चार्जेस हैं उन पर की इन्वेस्टिगेशन कर सके, अलीमा बाजी की पर जो इल्जामात लगे हैं उनके हवाले से इन्वेस्टिगेट कर सके। ये सारी वो चीजें हैं ना। सवाल जो करते हुए कीजिएगा, बिल्कुल आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं एक मियां साहब आर्गुमेंट ये है, जो हुकूमत भी कहती है कि जब भी आपसे को पूछा जाता है कि जी अपने ये आपके साथ जब्त हो रहे हैं, ये तो नहीं ना कि हवा में जब्त हो रहे हैं, किसी वजह से हो रहे हैं, आप लोग अपने जवाब नहीं देते। आप कहते हैं इमरान खान से वो पूछें, आप वो अलीमा खान का वो पूछ लें, आप लोग ये करते हैं। ये बात तो हम 1 साल से करने लगे हैं। हम तो जो इल्जामात हम पे लगते रहे पिछले 4 साल से, जो बातें करते रहे, हमने तो कभी ये नहीं कहा था। हमने तो आज भी ये नहीं कहा कि आपने
जो एहतसाब कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में बनाया था उसका क्या असर हुआ? हमने तो आज तक ये बात नहीं की कि 10 माह के अंदर आपने नैब के डीजी 2 चेंज किए खैबर पख्तूनख्वा में, क्यों किए? हमने तो ये बात नहीं की। हम तो आज ये भी बात नहीं करने के लिए तैयार कि भाई आप ये बता दें कि आपके वफाकी मिनिस्टर हेल्थ जो थे वो लूट खसूट बकौल इमरान खान के लेकर चले गए, आपने उस पर आज तक बात नहीं की। हम तो ये बात कहने के लिए तैयार नहीं है कि जहांगीर तरीन को आपने 200 अरब के जो आपने बैठा दिया खजाने पे, उसका हिसाब कौन देगा? जिस पर साहब को कौन से खजाने पे? यस बिल्कुल, इनसे पूछें ज़राअत के हवाले से। चलिए आप चीमा साहब को जवाब दे दें। आपने इतने बड़े लेकिन इतनी बड़ी फिगर जवाब दे दें, कमजोर दिल का आदमी हो, इतने तो सिफर भी नहीं गिन सकता। लेकिन मैं जो तगड़े बंदे हैं उनके बाद बता दूं, एक सवाल उनके छोड़ रहा हूं। मैं उमर चीमा साहब से ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या यार ये जो जंग आपने शुरू की है, आज पाकिस्तान उसको सफर नहीं कर रहा उसकी वजह से? दूसरा सवाल इनसे ये है कि पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस मुनीर साहब, पाकिस्तान के अंदर नसीम हसन शाह साहब, पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब और साकिब निसार साहब के हवाले से अदलिया पर जो दाग लगे हुए हैं, और उसके बाद अरशद मलिक का आप फिर भी डिफेंड करेंगे? अच्छा नहीं, चले जरा चीमा साहब रिस्पॉन्ड कर दें जी। जो इतने लंबे चौड़े सवालात है और जो आर्गूमेंट है मियां साहब का वो मौजूद है। शुक्रिया आपका। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हौसले से मेरी बात, पहली बात तो ये कि इनकी आदत है और इन्होंने यही वतीरा रखा है पीपल्स पार्टी के साथ भी 10 साल खास हमेशा से, कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं और कभी अपना जवाब कभी नहीं देते। तुम भी की इन्होंने रट लगाई होती है। ये हमसे बिल्कुल सवाल करें, हमारे अगर लीडर के ऊपर अगर पूछा गया केस, अगर उनको बुला के उनसे अगर पूछगिछ की गई तो उन्होंने पिछले 40 साल का अपना हिसाब दिया, हालांकि वो पब्लिक ऑफिस में कभी भी नहीं रहे थे। इनसे ये पूछें कि इनसे अभी जिस तरह मैंने अभी मैंने इनसे सवाल किया कि भाई आप जो इतनी बढ़ के मारेंगे, डेली मेल पे जा रहे हैं हम जनाब सूट फाइल करने, तो उससे पहले जो 5 जो पब्लिकेशन में आ चुकी हैं ज़्यादा सीरियस, वो कब करेंगे? उसका जवाब ये नहीं देंगे। और उल्टा जो है एक जो बात तो हो ही नहीं रही, जो इस वक्त ज़ेरे बहस भी नहीं है, ये उस किस्म के इशूज़ की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी बात ये कि चौधरी साहब, आप मियाँ साहब, आपके ये लीडरान ने जो पिछले जो 20-30 साल के अंदर जो वतीरा अपनाए रखा है, जो लूट खसूट होती रही है, नुकसान उससे हुआ है कौम का, मुल्क और कौम का, कि आज हम जो है मुआशी हाली और जो है मुआशी दलदल के अंदर जो हम फंसे हुए दिवालियापन की हालत में जो आप छोड़ के गए, ये इससे नुकसान हुआ है। आज अगर यहाँ पे अगर मुल्क के अंदर हमने तो जो तबाह करना था हमने कर लिया बकौल आपके, अब आप अच्छा करें यार। मेरे भाई ये नहीं, हम कर रहे हैं अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। काम बता दें, हमारा मकसद एक साल के अंदर आपने पाकिस्तानी कौम के लिए क्या अच्छा किया है, बता दें। ना ही बिल्कुल बहुत सारे अब फिर बात है कि मसला ये कि इनसे सवाल जो किया जा रहा है, क्या अच्छा नहीं किया? आप बड़े चोर डाकू सलाखों के पीछे हमेशा जेलों के अंदर होते थे। सर वो तो नैब कर रहे हैं, आपने क्या किया? हौसला नहीं है ना। और मेरे भाई हौसला नहीं है ना इनमें। बात आपको भी पता है, ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत इदारों को इंडिपेंडेंट कर रही है, नहीं कर रही। इसी वजह से इंडिपेंडेंट हुकूमत कैसे पकड़े? अच्छा यार, इससे अगर आवाम को कोई रिलीफ मिल गया तो बाकियों को भी दे दें। इमरान खान के ऊपर अगर इससे पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो गई है, उनको बात मुकम्मल है, वैसे वक्त खत्म हो गया। बात सुनने का आप में हौसला नहीं है। चीमा साहब आपकी बात कंक्लूड कर लें। चीमा साहब अपना आर्गुमेंट कंक्लूड कर रहा हूं। और मेरे भाई आपके बीच में बोल पड़ते हैं, वो बीच में फिर जाना इंटरफेरेंस मुनासिब नहीं हो कि मैंने इनकी बात बड़े हौसले से सुनी। देखिए, गुजारिश ये है कि आज अगर एहतसाब, अगर बिला इम्तियाज एहतसाब हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है कि अदालतें और इदारे जो हैं वो आज़ादाना जो है वो कानून के मुताबिक जो है परसू कर रहे हैं। हाँ देखें, हमने नहीं इख्तलाफ किस चीज़ पे? मुझे क्या इनको कानून के अंदर जो इनको ऑप्शन मौजूद हैं क्या इनको नहीं मिलती? इनके लोग नैब और वो जो है चोरी के केसेस में अंदर जाते हैं, क्या जब ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स क्या इनके नहीं होते रहे? क्या इनको कानून के मुताबिक वो सारी सहूलतें नहीं दी जा रही? सब कुछ हो रहा है, कोई नाइंसाफी नहीं हो रही। जो इनको कानून के अंदर आपने मुलाकातें तक बंद कर दी, मंशियात डाल दी, अब तो डर लगता है आप लोगों से यार। इंतकामी कार्रवाई तो मियां साहब आपने की। उमर चीमा साहब आपसे बड़ा अच्छा तल्लुक है, इसके बावजूद मैं डरता हूँ। वो दर्ज किए। नहीं चीमा साहब से
आपने हो फाइल गया। पिटीशन फाइल आपसे कर दी। आपके साथ मेरा बड़ा अच्छा तल्लक है, इसके बावजूद मैं डर रहा हूं कि कोई गुस्ताखी ना हो जाए आपकी शान में, यहाँ जाते हुए मैं ना पकड़ा जाऊं। नहीं मियां साहब बात यह है, पकड़ा वही जाएगा जिसने कुछ अरे गलत चले, काम वक्त किया है, खत्म हो चाहे गया। वो किसी भी जमात में खड़ा है। और ये आपकी खुशकिस्मती के इमरान खान एक खुले ज़हन और जमहूरी ज़हन का चलें, बंदा है। ठीक हो गया सर, वक्त खत्म हो गया। कार्रवाई का ज़हनियत नहीं रखता। सर बहुत शुक्रिया चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज का प्रोग्राम आपने देखा, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।